गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सी इरफान आपके साथ आज कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। यानी कि आपका सबसे क्रूशियल टॉपिक, सबसे आपका जो मेन टॉपिक है वो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इनफैक्ट मैं आपको बोल सकता हूँ कि 12th का पूरा सिलेबस फाइनल अकाउंट है। चाहे वो एडमिशन हो, डिसोल्यूशन हो, डेथ हो, रिटायरमेंट हो या एनपीओ का फाइनल अकाउंट हो, हर चीज़ फाइनल अकाउंट से ही रिलेटेड है। लेकिन अब उसके लिए आपको कंसेप्ट बहुत सही समझना पड़ेगा कि फाइनल अकाउंट होता क्या है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर क्यों करना है, फाइनल अकाउंट को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है 11th में, 12th में, एफ वाई एस वाई टी वाई या सी ए में फाइनल अकाउंट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहूंगा कि फाइनल अकाउंट में आप जो पोस्टिंग करते हो, जो एडजस्टमेंट करते हो, हर एक का बेस है, हर एक आइटम का एक मीनिंग है। उसको क्यों वहां पर सेट किया गया, उसकी एक लॉजिक है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों जाएगा, बैलेंस शीट में क्यों आएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको समझना पड़ेगा आपका फाइनल अकाउंट। चलो स्टार्ट करेंगे। आपके सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसके बारे में मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल आज का जो वीडियो लेक्चर होगा सिर्फ और सिर्फ फाइनल अकाउंट को फोकस करेगा। आपकी पूरी लॉजिक में क्लियर करके रख दूंगा कि फाइनल अकाउंट होता क्या है, आप पोस्टिंग कैसे करने वाले हैं वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट के लिए मैं एक अलग वीडियोस बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आज ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे कुछ नया सीखने जा रहे हो। इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आप फाइनल अकाउंट का सब कंसेप्ट सीखने जा रहे हो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी फाइनल अकाउंट में वो सब कुछ हम लोग कवर कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट। जैसा मैंने कहा कि अकाउंट्स बेसिकली ह्यूमन बीइंग की लाइफ देख के ये अकाउंट्स बनी है। सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ कि आप बेसिकली करते क्या हो। आप 11th किया, समझ लो 10th, आपने 10th क्वालिफाइड किया है, उसके बाद आप 12th में आ गए हो। ठीक है, आपने 10th के लिए यानी कि एसएससी के लिए कितनी मेहनत की ना वो आपको पता है। आपने बहुत पढ़ाई किया रहेगा एसएससी में पूरे एक साल तक। यानी कि आपका अप्रॉक्स अप्रैल में बैच स्टार्ट हो जाता है, वैकेशन बैच अप्रैल में स्टार्ट होता है और जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो मार्च में होता है। ठीक है, आपने अप्रैल से लेकर मार्च तक बहुत पढ़ाई की, क्लास ज्वाइन किया, स्कूल गए, नोटबुक बनाई, पता नहीं कितने शीट बनाए, दीवार पे पता नहीं क्या क्या हैंग किया होगा, सब कुछ याद करने के लिए। आपने जितना पढ़ाई किया ना वो सबको समराइज करना पड़ेगा कि आपने कितना पढ़ाई किया। अगर सपोज पढ़ाई करने के बाद एग्जाम नहीं होता तो आपके पढ़ाई करने का कोई मतलब ही नहीं था ना। तो पढ़ाई करने के बाद ना एक एग्जाम होता है, बोर्ड का एग्जाम होता है, सबकी नजर बोर्ड के एग्जाम पे ही होती है। और एग्जाम होने के बाद अल्टीमेटली आप वेट करते हो आपके रिजल्ट का, यानी कि मार्कशीट। मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं आपकी मार्कशीट। तो आपका पढ़ाई करना ठीक है, आपने कितना पढ़ाई किया वो आपको पता है, लेकिन एंड में आपको सिर्फ एक चीज का इंतजार है कि रिजल्ट या मार्कशीट कब आएगी। और जैसे ही मार्कशीट आती है ना, आपकी सबसे पहली नजर होती है पी या एफ देखने के लिए, यानी कि आप पास हो या फेल हो। अच्छा, पास हो तो फिर आप चेक करना स्टार्ट करते हो कि यार कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला, मैथ्स में 100 में से कितना मिला, हिस्ट्री में कितना मिला, ज्योग्राफी में कितना मिला, एक्सेट्रा। आप पूरे मार्क्स देखना स्टार्ट करते हो, अपना नाम भी सब देखोगे। अगर आप फेल हो तो भी आप ये देखना स्टार्ट करते हो कि कौन से सब्जेक्ट में मेरा विकेट गिर गया। लेकिन हाँ, आपको इंतजार होता आपके रिजल्ट का। अगर आप पास हो 85% से, घर वाले को बताने की जरूरत नहीं कि आपने कितनी मेहनत की। अगर आप फेल हो तो भी घर वाले को बताने की जरूरत नहीं है कि आपने बहुत मेहनत की थी लेकिन फेल हो गए। घर वाले ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट जो बनता है ना, पूरा एनालिसिस करने के बाद आपने किस सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया, क्या लिखा था, कैसा लिखा था, सब कुछ देखने के बाद आपका रिजल्ट बनता है। बराबर ना। तो जैसे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपका मार्कशीट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही बिजनेस में भी याद रखना, अप्रैल से लेकर मार्च तक बिजनेस चलता है, लेकिन सबकी नजर सिर्फ फाइनल अकाउंट पे होती है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस। और उसके बाद देखना पड़ता है, प्रॉफिट और लॉस देखने के बाद देखना पड़ता है कि अपना पोजीशन क्या है, यानी कि मेरे पास कितना एसेट, कितना लायबिलिटीज है। जैसे आप अपनी पोजीशन चेक कर रहे थे ना कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला, वैसे बिजनेस भी स्टेटस चेक करता है यार कि मुझे किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, मेरे पास कितना नेटवर्थ है, यानी एसेट माइनस लायबिलिटीज, मेरा नेटवर्थ कितना है। वैसे ही आप भी अपना नेटवर्क देखते हो। आपकी मार्कशीट आने के बाद आपके घर वाले आपके मार्कशीट के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं।
अगर आपका मैथ्स और साइंस में अच्छा मार्क्स है, आपको साइंस की फील्ड में डाल देंगे, यानी डॉक्टर की सोचेंगे। अगर आपका एवरेज मार्क्स है तो फिर वही अपने कॉमर्स में आ जाओ। अगर लगे कि यार मार्क्स उल्टा सुल्टा है, आप आर्ट्स में चले जाओ। तो इसके बेसिस पे डिसीजन होता है। सेम वही याद रखना, फाइनल अकाउंट भी वैसा ही बना है कि फाइनल अकाउंट के बेसिस पे ही डिसीजन लिया जाता है। अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मैं उसका सिर्फ फाइनल अकाउंट देखूंगा, यानी कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद मैं डिसीजन ले सकता हूं कि इसमें इन्वेस्ट करना है क्या नहीं करना है। आपकी मार्कशीट के बेसिस पे आपके घर वाले डिसीजन लेते हैं कि आपको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। अगर आप फेल हो तो ऑफ कोर्स वो लोग एक चांस देंगे, या तो बोल देंगे कि आप कुछ जाके सीखो, दूसरा कोई काम करो, आप कैपेबल नहीं हो। 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में फेल हो तो रोना गिड़गिड़ाना मत, चुपचाप पढ़ाई छोड़ देना, जाके कुछ काम करना। एक आध सब्जेक्ट में फेल हो तो एक चांस मिल सकता है। आप रैंकर हो, घर वाले बहुत मोटिवेटेड होंगे आपको पढ़ाने के लिए, आपका आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, आपका स्टेटस होगा, लोग आपसे मिलने आएंगे, लोग आपसे ओपिनियन लेंगे। तो आपकी मार्कशीट के बेसिस पे सोचो कितने सारे डिसीजन डिपेंड होते हैं। सेम वैसे ही याद रखना स्टूडेंट्स, आपका फाइनल अकाउंट के बेसिस पे बहुत सारा डिसीजन है। आप साल भर कितना भी जर्नल एंट्री पास करो, लेजर बनाओ एक्सेट्रा, ये सब इमटेरियल है। सबकी नजर सिर्फ आपके फाइनल अकाउंट पे। आपने साल भर कितना पढ़ाई किया ना, रात भर जाग रहे थे, क्या कर रहे थे, सुबह उठ रहे थे, कोई मैटर नहीं करता है। आप रात भर जाग के हो सकता है किसी का फोटो भी देख रहे थे। अब कौन जानता है कि आपके दिमाग में क्या था। आप रियली बुक खोल के पढ़ रहे थे या पढ़ने का नाटक कर रहे थे, किसी को नहीं पता। आपको कोई जज ही नहीं कर सकता ना। आप दिन भर बुक लेके बैठे रहो, किसको पता कि आप कितना क्या पढ़ रहे हो, कोई जज नहीं कर सकता आपको। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे यार तू तो बैठा रहता है, पेज टर्न नहीं करता। टर्न करो, पेज करते रहो टर्न। किसको पता है कि आप दिल से पढ़ रहे हो या बस फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हो। वो तो सिर्फ आपका जो रिजल्ट होता है ना, आपकी मार्कशीट, वो सब कुछ बता देती है कि आपने एक साल क्या किया है। आप बुक में किसी का फोटो देख रहे थे या मेंटली कहीं और थे, किसी के बारे में सोच रहे थे, रिजल्ट एकदम सही प्रिसाइजली बता देता है। वैसे एक बिजनेस भले बहुत चलता रहेगा, परचेस सेल्स परचेस सेल्स परचेस सेल्स, लेकिन एंड में क्या हुआ ना, वो फाइनल अकाउंट में दिख जाता है कि आपने एक्चुअली क्या किया। आपने अपनी पढ़ाई करने के लिए बहुत सारी नोटबुक बनाया, 10 15 20 नोटबुक बनाया, पूरा कबाड़ भर दिया नोटबुक से, इररिलेवेंट है। अगर आपका रिजल्ट सही नहीं आया तो क्या फायदा उतनी पढ़ाई करके। तो इसी बिजनेस में भी याद रखना, बहुत सारी फाइल्स बनती है, परचेस फाइल, सेल्स फाइल, पूरा भर जाता है एक साल में, लेकिन एंड में समराइज करना पड़ता है। अगर सपोज सपोज आपका एग्जाम ना हो और कोई आपसे पूछे कि आपने कितना पढ़ाई किया, तो हर स्टूडेंट अलग अलग लेवल से आएगा। कोई 3 4 थैली भर के लेके आएगा, बोलेगा सर मैंने इतना पढ़ाई किया, वजन के हिसाब से देख लो। उस बेसिस पे कोई जज नहीं कर सकता। अगर मुझे बिजनेस को स्नैपशॉट में समझना है कि यार बिजनेस कैसा चल रहा है, तो ऑफ कोर्स मैं कंपनी को सीधा बोलूंगा कि यार अपना फाइनल अकाउंट दिखा दो। मैं वहीं से जज कर लूंगा कि आप कैसा ऑपरेट कर रहे हैं, आपके कितने ब्रांचेस है, कितने यूनिट है, मेरे लिए रिलेवेंट है। अगर आप प्रॉफिट में नहीं चल रहे हो तो मैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हूँ। आप भी अगर सपोज मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली हो, तो वो लोग ये नहीं देखते कि आपको स्कॉलरशिप कैसे देना है, वो लोग सिर्फ ये देखते हैं आपका रिजल्ट क्या है। अगर आप रियली कैपेबल हो, रियली इंटरेस्टेड हो, रैंकर हो, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको स्कॉलरशिप देने के लिए रेडी रहेगा, कोई भी ट्रस्ट आपको फाइनेंस करने के लिए रेडी रहेगा आगे पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपका रिजल्ट ही सही नहीं है तो कोई क्यों आपके पीछे पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो फाइनल अकाउंट की लॉजिक समझ लेना कि फाइनल अकाउंट आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। कल आप किसी का फाइनल अकाउंट बनाने चाहोगे ऑर्गेनाइजेशन में, उसके पहले अपना फाइनल अकाउंट बना लेना कि 12th में आपका मार्कशीट बहुत ब्यूटीफुल दिखना चाहिए। अकाउंट्स में 100 में से 95 प्लस होना ही चाहिए, तो ही आप कैपेबल हो अकाउंट्स अच्छा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप फाइनल अकाउंट जब पढ़ो तो उसी दिल से पढ़ो कि यार मैं किसी का फाइनल अकाउंट बनाने वाला हूं कल ऑर्गेनाइजेशन में जाके, उसके पहले मेरा फाइनल अकाउंट तो सही हो जाए, मेरी बैलेंस शीट सही टैली हो जाए, सब सब्जेक्ट में अच्छा इक्वल मार्क्स होना चाहिए और मेरा फाइनल अकाउंट अच्छा दिखना चाहिए 85-90% के रेंज में। ठीक है, तो ये फाइनल अकाउंट का कंसेप्ट है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फाइनल अकाउंट, तो सिंपल इतना ही बता देना कि फाइनल अकाउंट इज द अकाउंट एंड स्टेटमेंट which shows the financial position and profitability of the business। जिसमें profitability और financial position दिखती है, उसी का नाम होता है फाइनल अकाउंट। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मार्कशीट, तो आप उसका मीनिंग बता सकते हैं। मार्कशीट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स which shows whether the person is qualified or disqualified, and it also shows how much marks you have achieved in a particular subjects। तो मार्कशीट जैसे आपकी होती है, जस्ट बताता है कि आप पास हो या फेल हो। सेम वैसी फाइनल अकाउंट बताता है कि वेदर यू आर रनिंग इन अ प्रॉफिट और लॉस एंड व्हाट इज योर फाइनेंशियल पोजीशन।
एज एन पर्टिकुलर डेट, यानी कि 31 मार्च। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट हमेशा याद रखना एंड ऑफ द ईयर में प्रिपेयर होगा, जस्ट फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एंड आपकी फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट के थ्रू। ठीक है, चलो मैं प्रोग्रेस करता हूं आगे। अब अपने को देखना है कि फाइनल अकाउंट बनाना कैसे है। तो आपका फाइनल अकाउंट बनाने के लिए कंसेप्ट बहुत सिंपल है। हाँ, मैं आपका जस्ट बता दूंगा कंसेप्ट कैसे प्रिपेयर होने वाला फाइनल अकाउंट का। देख लेना फाइनल अकाउंट, बेसिकली मैं बोलता हूँ एडवांस लेवल पे जाऊंगा तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस है, बट हाँ यहाँ पे ना आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। बच्चा बेचारा बहुत कंफ्यूज है कि सर अभी तक फंडा ही नहीं समझा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। उसके बाद आपकी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आपको सिर्फ दिखेगा लायबिलिटीज और एक साइड में आपको दिखेगा एसेट। चलो ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टूडेंट बेचारे को पता ही नहीं होता कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस क्या है। सिंपल मैं बोलता हूं कि पूरा खर्चा डेबिट में आएगा, बराबर, और पूरी इनकम क्रेडिट में। अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, जो बचेगा एंड में उसका नाम होता है नेट प्रॉफिट। मैं तो स्टूडेंट को बोलता हूँ पूरा खर्चा एक साथ डेबिट में लिख लो, जो बचा हुआ प्रॉफिट है इनकम से माइनस कर दो, जो बचा हुआ प्रॉफिट है। बीकॉम लेवल पर यही होता है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता, इवन कॉर्पोरेट का भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस होता है। लेकिन 11th 12th में पढ़ाना पड़ता है। इनफैक्ट एफवाई एसवाई में भी होगा, लेकिन टीवाई में नहीं होगा। टीवाई में स्ट्रेट आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा। चलो अब लॉजिक समझ लो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग क्यों है। बैलेंस शीट पे हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। बस ये बताना चाहता हूं कि आपका जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस जस्ट दिखा दूं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का एक कंसेप्ट है। मैं बैलेंस शीट को फिलहाल डिलीट करता हूं। बस इतना ही याद रखना कि आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है। बैलेंस शीट आपके लिए बहुत आसान है, बैलेंस शीट में कोई टेंशन नहीं, वो तो सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। हाँ, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रिकॉर्ड करें। अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं 11th वाले से, तो वो मुझे सिर्फ इतना ही बोलता है कि सर फैक्ट्री का खर्चा ट्रेडिंग में जाएगा, ऑफिस का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कोई स्टूडेंट मुझे बोलता है कि सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। मैं सब एग्री करता हूँ, आप जो बोलते हो एग्री करता हूँ। किसी ने बोला फैक्ट्री का खर्चा, कोई बोलेगा डायरेक्ट खर्चा, यहाँ बोलेंगे ऑफिस का खर्चा, फिर यहाँ बोलेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो एग्रीड, आप जो बोल रहे हो मैंने मान लिया। मैंने ये नहीं पूछा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में क्या फर्क है। मैंने बच्चे से पूछा कि आप दो अलग अलग अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हो। ट्रेडिंग अकाउंट आपने अलग प्रिपेयर किया, प्रॉफिट एंड लॉस आपने अलग प्रिपेयर किया, कुछ तो लॉजिक होनी चाहिए ना। मैं तो सीधा बोल रहा हूं पूरा खर्चा एक साथ लिख दो, पूरी इनकम एक साथ लिख दो। आप क्यों स्प्लिट करते हो, ये डिवाइड क्यों करते हो। आपको रीजन तो पता होना चाहिए कि मैंने क्यों डिवाइड कर दिया खर्चे को दो पार्ट में। तो स्टूडेंट बेचारा कैपेबल नहीं होता। कुछ स्टूडेंट तो एकदम हाइपर लेवल से बोलेगा कि सर क्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग होता है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस। सो मुझे पता है कि वो क्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट एंड में आने वाला है। आप लॉजिक समझो, आपकी लॉजिक क्या होती है। ठीक है, कभी भी याद रखना बिजनेस एक ही इक्वेशन पे काम करता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। बस यही फंडा है और कुछ भी नहीं है। हर बिजनेस को अपना कॉस्ट देखना होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग वाला हो या ट्रेडिंग हो। एफ वाई बीकॉम में जाओगे तो मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट भी आएगा, यहाँ पे तो कंबाइंड है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग दोनों समझ लो कि है आपके पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में। स्प्लिट नहीं किया उसने, बट एफ वाई बीकॉम में स्प्लिट कर देगा, मैन्युफैक्चरिंग को सेपरेट रखेगा। आपका कॉस्ट, सिर्फ कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट को आप सेपरेट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस को आप सेपरेट बनाते हो। अगर सपोज मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरा कॉस्ट 100 रुपए, तो ही तो मैं मार्जिन डिसाइड करूंगा कि 30 मेरा मार्जिन होगा, मेरा सेलिंग प्राइस 130। बच्चे को लगता है कि ट्रेडिंग खत्म करने के बाद क्रॉस प्रॉफिट आता है, गलत फहमी है आपकी। जो बिजनेस करता है ना, वो पहले से प्रॉफिट डिसाइड करके बैठा रहता है, उसके बाद ही तो उसका सेलिंग प्राइस बनता है। और ये भी बता दूं, मैंने बहुत सारे बिजनेस को बंद होते हुए देखा है, सिर्फ इसलिए बंद होते हुए देखा ना कि उन्होंने अपनी मार्जिन को समझा ही नहीं। वो मार्केट के हिसाब से बेच रहा है। अगर समोसा देख रहा हूं मैं किसी दुकान में 10 रुपए, बाजू वाला भी 10 रुपया, अरे कॉस्ट तो समझो। अगर आप इडली खाते हो ना, तो कहीं कहीं पे इडली आपको 10 रुपए 20 रुपए प्लेट मिलेगी। अगर भाई आप उडुपी होटल में जाके खाओगे तो 100 रुपए प्लेट, क्योंकि उसका कॉस्ट अलग है। अगर वो भी 20-30 रुपए प्लेट बेचना तो मर जाएगा, उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कॉस्ट को फोकस किया जाता है कि पहले आप फाइंड आउट करो आपका कॉस्ट कितना है। एक बार आपने अपने कॉस्ट को समझ लिया ना, उसके बाद अपनी प्रॉफिटेबिलिटी चार्ज करो और सेलिंग प्राइस डिसाइड करो।
तो सिर्फ कॉस्ट को स्प्लिट करने के लिए, कल अगर आप अपने बिजनेसमैन, अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो आप जस्ट असरटेन करो कि यार मैं क्यों लॉस में जा रहा हूं, कुछ तो मेरे से गलती हो गई है, मैं कॉस्ट पे सफिशिएंट मार्जिन नहीं लगा रहा हूं तभी तो मैं लॉस में चले गया। आप मल्टीनेशनल कंपनी को नॉर्मली बंद होते हुए नहीं देखते, क्योंकि उनको कॉस्टिंग बहुत अच्छा समझता है। डीमार्ट वाले को देख लो, कितना फेमस हो गया ना, वो अपना कॉस्ट समझता है और सफिशिएंट मार्जिन अप्लाई करके सेलिंग प्राइस देता है। सबसे सस्ता डीमार्ट बेचता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट में उसका शेयर प्राइस आसमान छू गया, क्योंकि उन्होंने अपने कॉस्टिंग को बहुत अच्छे से समझा है। तो ये डिवाइड करने का रीजन, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ एक ही रीजन होता है कि आप अपने कॉस्ट को समझो। स्टूडेंट बेचारा कॉस्ट को समझता ही नहीं। इनफैक्ट मैं तो कभी कभी स्टूडेंट से पूछता हूं कि आप बताओ कि आपके लाइफ का कॉस्ट कितना है। वो मेरे तरफ इतने खतरनाक वैसे देखता है जैसे लगता है कि मैंने कुछ अलग पूछ दिया है। आप अपने लाइफ का भी कॉस्ट कभी नहीं निकाल पाए। अगर मैं आपके लाइफ का कॉस्ट निकालना चाहूँ तो मैं आपके लाइफ का कॉस्ट निकाल सकता हूँ। अगर आपकी एज 17 ईयर्स है ना, ऑन एन एवरेज आपके लाइफ पे 1 लाख रुपए खर्चा होता है एक साल में। 17 साल में आपके लाइफ पे 17 लाख का खर्चा हुआ रहेगा। बर्थ से लेके 17 ईयर्स तक आपके लाइफ पे 17 लाख का खर्चा, ये आपका कॉस्ट है। और आप कितना जल्दी पढ़ाई करके इसको रिकवर करोगे ना, ये डिपेंड करता है। कोई कोई इतनी अच्छी डिग्री लेता है कि 3-4 साल में घर वाले को अपना पूरा पेबैक दे देता है कि आपने मेरे पीछे इतना पैसा इन्वेस्ट किया था, मैं 3 से 4 साल में आपको 25 से 30 लाख दे दूंगा। अगर आप सीए क्वालिफाइड कर लो तो आपका पैकेज 6 से 8 लाख होगा, 3-4 साल में पैसा निकाल के दे दोगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट 21-22 साल में सीए क्वालिफाइड कर गए, उन्होंने अच्छा पैसा, अच्छी पोजीशन पे अच्छा पैसा कमा रहे। बट आप अपने कॉस्ट को समझो कि आपके पीछे कोई फाइनेंस कर रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एक प्रोडक्ट हो, ठीक है आप एक प्रोडक्ट ही हो, लेकिन आपके पीछे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ऑन एन एवरेज साल का 1 लाख। अब कुछ स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर मेरे ऊपर 1 लाख खर्चा नहीं होता। आपके ऊपर 1 लाख खर्चा होता है। कभी जज करके देखना, जो डायरेक्ट है वो दिखता है, जो इनडायरेक्ट है वो नहीं दिखता। डायरेक्ट मतलब आपका एजुकेशन का जो भी खर्चा है डायरेक्ट है, आपके लिए कपड़ा वपड़ा लिया गया वो सब डायरेक्ट है, आपके खाने का खर्चा डायरेक्ट है। कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अगर सपोज आपके घर वाले भाड़े पे रहते हैं तो उसका जो रेंट है ना, प्रोपोर्शनेटली आपके ऊपर भी डिवाइड होगा। अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों के हिसाब से 20,000 रेंट है, तो 4,000 आपके ऊपर भाड़ा लगता है। इलेक्ट्रिसिटी पूरे घर की आती है ना, प्रोपोर्शनेटली आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है। वो सब खर्चा अगर आप काउंट करोगे ना, तो ऑन एन एवरेज आपके लाइफ पे 1 लाख का खर्चा है। कभी शांति से बैठ के कैलकुलेट करना। तो आप सीखो, ये फंडामेंटल है कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपका कॉस्ट कितना है। सिर्फ कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट को अलग बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस को अलग बनाना पड़ता है। ये रीजन है। मैंने कहा कि आप रीजन फाइंड आउट करो, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि दो अलग अलग अकाउंट आप क्यों प्रिपेयर, ये आपने दो अलग अकाउंट जो बनाया है उसका रीजन फाइंड आउट करो कि आप क्यों दो अलग अकाउंट बना रहे हो, क्यों एक्सपेंसेस को स्प्लिट कर रहे हो। सिर्फ इसीलिए एक्सपेंस को स्प्लिट करना है कि अगर कल आप किसी को एडवाइस देना चाहते हो कि आप लॉस में क्यों जा रहे हो या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना है, तो ऑफ कोर्स अगर आपको कॉस्ट पता रहेगा तो प्रॉफिट अपने हिसाब से चार्ज करके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हो। तो ये जो मैंने एक्सपेंसेस को डिवाइड करने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेट बनाया है, आप देख लेना कि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग सेपरेट क्यों प्रिपेयर करने वाले हैं। जो भी डायरेक्ट खर्चा रहेगा ट्रेडिंग में रिकॉर्ड होगा रिलेटिंग टू योर गुड्स, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ रिलेटिंग टू योर प्रोडक्शन, या फिर आपका रिलेटिंग टू योर ट्रेडिंग। यानी आप अगर ट्रेडर हो तो आपके गुड्स का परचेस करने का, आपके फैक्ट्री तक लाने का कॉस्ट कितना है। उसके बाद जो इनडायरेक्ट कॉस्ट, कि अगर आप ऑफिस सेटअप डाल रहे हैं वहां से बेचने के लिए, तो आपका मार्केटिंग का कॉस्ट, आपका एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट, आपका सैलरी का कॉस्ट, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। तो दोस्तों बस इतना ही याद रखना कि आप अपने इक्वेशन को समझो कि ट्रेडिंग में क्यों रिकॉर्ड करना है कॉस्ट, फैक्ट्री से रिलेटेड या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड। कल किसी को एडवाइस देना चाहते तो प्रॉपर एडवाइस देना, ठीक है। अगर आपको लगे कि मार्केट पे आपकी मोनोपोली है और आपको प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। आपका 100 रुपया कॉस्ट है ना, इसको बढ़ा दो। 100 रुपए से प्रॉफिट मार्जिन 50 कर दो, मोनोपोली आप 150 चार्ज करो। हाँ, अगर आपको लगे कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो मार्जिन को कभी कभी कम भी करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको अपनी कॉस्टिंग पता हो तो ही आप मार्जिन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, अदरवाइज ऊपर नीचे करना आपको अलाउड नहीं है, आप कर भी नहीं पाओगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में याद रखना, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो रहेंगे ट्रेडिंग में आएंगे, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे जिसका गुड से कोई कनेक्शन नहीं है,
यानी कि जिसका प्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, जो सिर्फ सेलिंग एक्सपेंसेस है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो सब आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। लेकिन जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है रिलेटिंग टू योर गुड्स, आपके गुड्स ट्रेड करने से यानी बाय एंड सेल करने से, या तो फिर अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपके फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो आप ट्रेडिंग को हिट करोगे, और जो ऑफिशियल खर्चे रहेंगे सब प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे। एंड देन बैलेंस शीट तो ऑफ कोर्स आपकी सेपरेट है। ठीक है, चलो मैं आपको ट्रेडिंग के सिर्फ खर्चे दिखाना चाहता हूं कि ट्रेडिंग में कौन कौन से खर्चे आ सकते हैं। देख लेना, ट्रेडिंग में अगर सबसे पहला कोई खर्चा आएगा तो आप ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करोगे, कि अगर आपके पास पहले से कुछ गुड्स पड़ा है तो वो आपका ओपनिंग स्टॉक है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। आपको टॉप में लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक तो ठीक है, ओके। परचेसेस, ऑफ कोर्स आप गुड्स परचेस करोगे या रॉ मटेरियल परचेस करोगे। अगर आप ट्रेडर हो तो गुड्स ही परचेस करोगे, फिनिश गुड्स। लेकिन आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप रॉ मटेरियल परचेस करोगे। परचेस करने के बाद अगर कुछ रिटर्न करना पड़ा तो आप माइनस कर देना, कुछ डिफेक्टिव होगा तो आप माइनस कर दो, परचेस रिटर्न है। गुड्स खरीदोगे तो ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे चार्जेस लगेंगे, यहां से लेके यहां तक। चलो यहां तक ले लेता हूं। कैरेज, आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कार्टेज, कभी कभी आप लोकल कूली विली यूज करोगे तो कार्टेज भी देना पड़ेगा। कैरेज, बिना कैरेज पे के आपका गुड्स आपके गोडाउन तक आएगा ही नहीं। आप उसको कैरेज इनवर्ड भी बोल सकते हो। फ्रेट चार्जेस, अगर आप रेलवे के थ्रू गुड्स लेके आ रहे हो तो आपको फ्रेट चार्जेस। ऑक्ट्रा ड्यूटी भी लगेगी, यानी अगर आपका ट्रक आ रहा है तो जहां जहां पे आपका नाका पड़ेगा वहां पे आपको ऑक्ट्रा ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, वो भी आपके कॉस्ट का पार्ट है। आपने इनिशियली सपोज आपका पर केजी का कॉस्ट 100 रुपया रहेगा, लेकिन आपका कैरेज उसमें 5 रुपया लग गया, ऑक्ट्रा 1 रुपया लग गया, और कुछ 2-3 रुपया ड्यूटी लग गई, तो आपका गुड्स फैक्ट्री तक पहुंचते पहुंचते ना 5 3 8 1 9 109 रुपया हो जाएगा। चला रहेगा 100 रुपए पे, लेकिन उसका कॉस्ट आते आते कितना हो जाएगा? 109। इंपोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, कस्टम ड्यूटी। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में रहोगे तब आपको इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर शिप के थ्रू आ रहा है तो आपको डॉक चार्जेस भी देना पड़ेगा। तो आप जो रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स खरीद रहे हो उसके लिए बहुत सारे चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, कैरेज, आपका फ्रेट। अगर रोड ट्रांसपोर्ट यूज करते हो तो नाम कैरेज होता है, अगर आप रेलवे यूज करते हो तो नाम बेसिकली फ्रेट होता है। बीच में जो भी नाका आएगा ऑक्ट्रा ड्यूटी। अगर आप इंटरनेशनल लिमिट क्रॉस कर रहे हो तो इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी है, प्लस डॉक चार्जेस। अगर शिप के थ्रू आ रहा है तो आपका डॉक यूज हो रहा है तो डॉक चार्जेस देना पड़ेगा। कोल, गैस एंड वाटर, अब आप प्रोडक्शन करना स्टार्ट करोगे तो कोल, गैस, वाटर, पावर एंड फ्यूल, लाइटिंग, ये 3 चीज लगेगा। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो, ट्रेड कर रहे हो तो ये सब की जरूरत नहीं, लेकिन प्रोडक्शन कर रहे हो तो कोल, गैस, वाटर, पावर एंड फ्यूल लगेगा, लाइटिंग एंड हीटिंग भी लगेगा। आपका ये गुड्स बनाने का खर्चा, सिर्फ कॉस्ट समझ लो कि इसमें 10 रुपए और खर्चा आ गया, तो आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 119। हाँ, जो मजदूर लगेगा बनाने के लिए उसको वेजेस दोगे। इसको 3 नाम दिया है, वेजेस प्रोडक्टिव वेजेस बोलो, या वेजेस मैन्युफैक्चरिंग वेजेस बोलो, या वेजेस एंड सैलरी बोलो, तीनों सेम ही है कि जो वर्कर का पगार है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसका हम लोग नाम देंगे वेजेस। ठीक है, लेकिन अब कुछ स्टूडेंट डाउट में होता है कि सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग में आएगा। ऐसा नहीं है, सैलरी भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, प्रोवाइडेड वो बंदा वहां पे मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज हो, प्रोडक्शन में एंगेज हो। जैसा देख लेना, 3 सैलरी यहाँ पे लिखा है, सुपरवाइजर सैलरी, फोरमैन सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी। सुपरवाइजर फैक्ट्री में ही काम करता है, भले वो ऑफिशियल पर्सन है, मंथली बेसिस पे पगार ले रहा है। वेजेस नॉर्मली डेली बेसिस पे होती है और सैलरी मंथली बेसिस पे होती है। सुपरवाइजर फैक्ट्री में ही काम कर रहा है तो उसका सैलरी भी फैक्ट्री में ही होगा। फोरमैन भी फैक्ट्री में ही काम कर रहा है, उसका भी सैलरी कॉस्ट का ही पार्ट होगा। एंड वर्क मैनेजर यानी फैक्ट्री मैनेजर, वो भी फैक्ट्री में ही काम कर रहा है, उसका भी सैलरी यानी कॉस्ट में ही हिट होना चाहिए। देन फैक्ट्री का रेंट होगा, फैक्ट्री का लाइटिंग, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का एक्सपेंस, या वर्क एक्सपेंस बोल सकते हो। वर्क एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस। ठीक है, तो कुछ पार्ट्स में मैंने क्लासिफाई कर दिया आपके खर्चे को, समझ लो। ये भी करने के बाद आपका 10 रुपए और खर्चा हुआ तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा 129। तो ये आपके कॉस्ट को समझना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक तो पहला आइटम है। चलो पहले से अगर आपके पास कुछ रॉ मटेरियल या गुड्स है तो आप डेबिट में दिखा दोगे ओपनिंग स्टॉक। आपने खरीदा, खरीदने के बाद कुछ रिटर्न है तो माइनस कर दो। खरीदने के टाइम पे बहुत सारे खर्चे आएंगे, कैरेज आएगा, फ्रेट आएगा, ऑक्ट्राई ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कुछ भी आएगा, वो सब आपका कॉस्ट का पार्ट है। आने के बाद उसमें लोग लगेंगे गुड्स बनाने के लिए, उनको वेजेस देना पड़ेगा, और सैलरी भी। वेजेस याद रखना, वर्कर को जाएगा डेली बेसिस पे। सैलरी जो एंगेज्ड प्रोडक्शन में, उनका सैलरी भी आप ट्रेडिंग में ही लेके आओगे। सुपरवाइजर होगा, फोरमैन होगा, या वर्क मैनेजर होगा। प्लस कुछ फैक्ट्री का खर्चा होगा, ओवरहेड होगा, यानी कि फैक्ट्री के लाइटिंग है, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, एक्सेट्रा, वो सब भी आपके कॉस्ट का पार्ट है। एंड में याद रखना, रॉयल्टी ऑन परचेस या प्रोडक्शन, इसके ऊपर कभी डिटेल में डिस्कशन कर लूंगा कि रॉयल्टी होती क्या है।
ये सब मिला के अगर 129 का कॉस्ट है तो आप डिसाइड करोगे इस पे मार्जिन कितनी रखनी है। समझ लो मैं बोलता हूं कि 20 रुपया मार्जिन रखनी है तो आपका सेलिंग प्राइस होगा 149, जो आप लिखोगे यहाँ पे सेल्स, माइनस कर दोगे अगर कुछ सेल्स रिटर्न है तो। आप जो नहीं बेच पाए उसका नाम होता है क्लोजिंग स्टॉक, की एंड में बच जाएगा। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड बस इतना ही खर्चा है। अच्छे से याद रखना कि आप फैक्ट्री का खर्चा रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, सिर्फ फैक्ट्री का खर्चा या प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या आप फाइंड आउट करना है आपको, सिर्फ कॉस्ट। वो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आप एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। एकदम आराम से 4 पार्ट में स्प्लिट करना है। सबसे पहले परचेस करो, परचेस करने पे जो भी भाड़ा बीड़ा लगेगा वो आपका कैरेज, फ्रेट, ड्यूटी एक्सेट्रा। आने के बाद आपके वर्कर एंगेज होंगे, उनको वेजेस हो या फिर आप सैलरी पे करो। एंड लास्ट में याद रखना फैक्ट्री का कुछ ओवरहेड यानी कि लाइटिंग, इंश्योरेंस, आपका रेंट। रॉयल्टी के ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार आपका कॉस्ट बन गया, आप सेलिंग प्राइस डिसाइड करो। बिक गया तो ठीक है, नहीं बिकेगा तो उसका नाम क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो बस इतने ही खर्चे आपको ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करने हैं। अब इसके बाद सेलिंग के जो भी खर्चे वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। देख लो मैं सेलिंग के खर्चे आपको दिखाने जा रहा हूं, यहां तक ट्रेडिंग था बस, इससे ज्यादा नहीं। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस छोड़ दो, वो यहाँ पे आने वाला नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो सब खर्च आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। जिसमें सबसे पहले आपका सैलरी है। जो लोग एंगेज्ड नहीं है प्रोडक्शन में उनका सैलरी मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, जिसका नाम होता है अनप्रोडक्टिव वेजेस, जो प्रोडक्शन में रिलेटेड नहीं है। कोई वर्कर है जो प्रोडक्शन में एंगेज नहीं है, जैसे बाहर वॉचमैन खड़ा है ऑफिस के, वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है लेकिन डेली बेसिस पे पगार ले रहा है, तो वो सैलरी या वेजेस मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लेके आऊंगा क्योंकि वो प्रोडक्शन में एंगेज नहीं है। आपका सैलरी, ऑफिस का रेंट, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का मतलब है कैरेज ऑन सेल्स। अगर आपने फ्री होम डिलीवरी किसी को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया तो वो कैरेज आउटवर्ड है। आपके परचेस का कॉस्ट नहीं है, आपके सेलिंग का कॉस्ट है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेके आओगे। रॉयल्टी ऑन सेल्स, रॉयल्टी के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा बाद में। एक्सपोर्ट ड्यूटी, खरीदने का खर्चा नहीं, बेचने का खर्चा। एक्सपोर्ट का मतलब सेल। फॉरवर्डिंग चार्जेस, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको फॉरवर्डिंग चार्जेस देना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि एजेंट का नाम होता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। जब वो गुड्स आप इंपोर्ट करोगे तो क्लियरिंग चार्जेस लगता है, जब आप गुड्स बेचोगे तो फॉरवर्डिंग चार्जेस लगता है। तो बेचने का फॉरवर्डिंग होता है, खरीदने का क्लियरिंग चार्ज होता है। रिपेयर है, स्टेशनरी का खर्चा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये सब सेलिंग का खर्चा है। पैकिंग चार्जेस, हाँ पैकिंग चार्जेस में भी डाउट में मत रहना। गुड्स बनाना डिफरेंट है, आप अट्रैक्टिव पैकिंग सिर्फ इसलिए करते हो ताकि बेस्ट प्राइस पे बेच सको, तो पैकिंग सेलिंग का कॉस्ट है, प्रोडक्शन का कॉस्ट नहीं है। आपका बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवर्टीजमेंट, ये सब आपके सेलिंग के कॉस्ट है। हाँ, एक चीज पे स्टूडेंट डाउट में रहता, अपना ट्रेड एक्सपेंसेस। ऑफ कोर्स मैं इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ये 4 एक्सपेंसेस दिया रहेगा तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में चला जाएगा, अगर ये 4 एक्सपेंस नहीं दिया होगा तो ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों होगा वो मैं रीजन बताऊंगा सोल्यूशन के टाइम पे। कमीशन पेड कि आपने ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए, डिस्काउंट अलाउ कि आपने ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आपके सेल्समैन का ट्रैवलिंग है। कन्वीनियंस एक्सपेंस, ये भी आपका सेलिंग से ही रिलेटेड है। लीगल एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ये सब आपके ऑफिस के खर्चे हैं। ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। इलेक्ट्रिसिटी भी याद रखना ऑफिशियल खर्चा है, यानी कि इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। हाँ, पावर एंड लाइटिंग या पावर एंड फ्यूल दिया तो ट्रेडिंग में लेके जाओगे, वो फैक्ट्री का खर्चा है। लेकिन हाँ, अगर आप ऑफिस में यूज कर रहे हो तो उसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, और ये तो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी, ये मैं सोल्यूशन के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनल आपका खर्चा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी टू पार्टनर, ये सब आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट है। आप पार्टनर को अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हो या सैलरी दे रहे हो तो ये लोग तो प्रोडक्शन में एंगेज्ड नहीं है, लेकिन हाँ ये खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है। सॉलिसिटर फीस या सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस। वेयर हाउस एक्सपेंस, याद रखना बनने के बाद आप सेल करने के लिए वेयर हाउस में रख रहे हो, ये आपका सेलिंग कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। अब देख लेना कि क्रेडिट साइड में सिर्फ इनकम आएगी, जो भी आपकी इनकम है सब क्रेडिट, सेल्स को छोड़ के। सेल्स आपका डायरेक्टली फैक्ट्री से कर रहे हो, आपका मेन इनकम है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, लेकिन जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है सब प्रॉफिट एंड लॉस में। उसमें कमीशन रिसीव, कभी आपको कमीशन मिलेगा जो आपकी इनकम होगी। इंटरेस्ट रिसीप्ट, आपका रेंट रिसीप्ट, डिस्काउंट रिसीप्ट, सेंडर इनकम, मिसलेनियस इनकम, डिविडेंड रिसीप्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, बैड डेट्स रिकवर्ड, इंटरेस्ट ऑन ट्रॉय। यानी इन शॉर्ट ऐसा बोलता हूं कि बिजनेस में छोटी मोटी कुछ इनकम होती है जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ही होनी चाहिए। आपका फंडामेंटल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। मुझे सिर्फ इतना ही डिफरेंस बताना था कि आपका कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए जो भी खर्चा है वो ट्रेडिंग को हिट करेगा, यानी आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड, और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो सेलिंग से रिलेटेड है वो सब खर्च आपके प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करेगा। ठीक है, आप जैसे ही क्लोज करोगे आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा।
बैलेंस शीट प्रिपेयर करना बहुत आसान है। बैलेंस शीट में देख लेना, जस्ट मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं कि बैलेंस शीट का कंसेप्ट क्या है। कैपिटल अकाउंट तो ठीक है, 4 लाइन का कैपिटल अकाउंट है। बैलेंस शीट में एक लायबिलिटीज है और दूसरा आपका एसेट। ठीक है, इसको कैटेगरी में अगर मैं डिवाइड करना स्टार्ट करूं तो याद रखना, पहले ओन फंड होता है, ये कैपिटल, और दूसरा लोन फंड होता है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो खुद का पैसा इन्वेस्ट करो। हम लोग बिजनेस का ही फाइनल अकाउंट बना रहे हैं जिसका नाम कैपिटल है। या तो बिजनेस लोन लेगा किसी से, अगर ओनर पैसा देने के लिए रेडी नहीं है, ये होता है ओनर, और दूसरा होता है लोनर। अगर ओनर ने पैसा दिया तो कैपिटल के नाम पे, अगर बैंक से लोन उठाना पड़ा तो इधर बैंक लोन बोलो या बैंक ओवरड्राफ्ट। उससे छोटा अगर आप कुछ रखना चाहते हो तो बिल्स पेबल क्रेडिटर्स है, किसी का पैसा होल्ड कर दो क्रेडिटर्स का, बोलो कि बाद में पे करेंगे, आपके लिए कर्जा है। फंड के ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। एकदम लास्ट में छोटा खर्चा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कि अगर आपने एक आध महीने का लाइट बिल होल्ड करके रखा है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, या शॉर्ट टर्म 1-2 महीने के लिए एडवांस ले लो। बट बेसिकली आपकी लाइबिलिटीज दो ही होती है, एक ओन और एक लोन। ओन मतलब याद रखना कैपिटल, एंड लोन मतलब याद रखना बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट। बाकी क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बहुत छोटा होता है, एकदम स्मॉल पार्ट होता है वो। आपके एसेट को दो कैटेगरी दी गई है, एक आपका इंटेंजिबल एसेट बोला गया है और बाकी दूसरा आपका टेंजिबल एसेट। ये जितने एसेट होंगे सब टेंजिबल एसेट होंगे। इंटेंजिबल में गुडविल होगा, पेटेंट होगा, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, जो विजिबल नहीं होगा लेकिन फिर भी उसकी बिजनेस में वैल्यू होती है, तो वो इंटेंजिबल एसेट है। बस मेमोराइज करके रखना कि 4 ही इंटेंजिबल एसेट है। जैसा सोल्यूशन आएगा मैं उसके साथ डिस्कस करूंगा। एसेट का मतलब होता है कि जिससे आप कुछ रिकवर करने वाले, वो आपका एसेट है। टेंजिबल में आपकी मशीनरी, फर्नीचर, लूज टूल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब कुछ आप बेच के कुछ रिकवर कर सकते हो जिससे आपका बिजनेस चल रहा है, जब आपके बिजनेस को मेंटेन कर रहा है। तो एसेट का मतलब याद रखना प्रॉपर्टी। उसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक फिक्स्ड एसेट, एक करंट एसेट्स। खैर जैसे जैसे सम आएगा वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फाइनल अकाउंट में एकदम ब्रीफ में समझा रहा हूं कि आप एकदम ब्रीफ में याद रखना कि फाइनल अकाउंट का जो कंसेप्ट है, ट्रेडिंग में सिर्फ फैक्ट्री के खर्चे आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिशियल खर्चे या सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे। एंड बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका लायबिलिटीज और दूसरा आपका होगा एसेट। मेन कंसेप्ट बस यही कंसेप्ट है कि आपके फैक्ट्री का खर्चा, प्रोडक्शन का खर्चा ट्रेडिंग में हो, आपके जो भी ऑफिशियल खर्चे वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में हो। बैलेंस शीट आपके लिए नॉर्मल होगी कि आप लायबिलिटीज एंड एसेट में रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, हाँ एक एक आइटम के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट टाइम शॉर्ट पड़ जाता है। जैसा टाइम परमिट करेगा डेफिनेटली मैं आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा सब कुछ। लेकिन आप कंसेप्ट याद रखना कि फाइनल अकाउंट का यही कंसेप्ट है, फाइनल अकाउंट की यही लॉजिक है कि बस अगर कोई आपसे पूछे कि फाइनल अकाउंट है क्या, तो एकदम प्रैक्टिकल बताना कि जैसे आपके लाइफ में आपके लिए आपकी मार्कशीट इंपॉर्टेंट है, वैसे बिजनेस में याद रखना कि फाइनल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड में सिर्फ रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए कि आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉस में, और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जैसे जैसे मैं आपके साथ सोल्यूशन शेयर करूंगा डेफिनेटली मैं आपके साथ और भी कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। ज्यादा बड़ा वीडियोस नहीं डाल सकता हूँ, व्यू करना भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आप अच्छे से अकाउंट सीखना, कंसेप्ट के हिसाब से सीखना। आप जो आइटम लिखो उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। एंड आपका कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कमेंट में शेयर कर सकते हो, या हमारे ईमेल आईडी या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं। हम लोग आपके साथ एवर रेडी रहेंगे आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मेरे अगले वीडियो का वेट करना। मैं आपके साथ अगला वीडियो शेयर करूंगा एक सोल्यूशन के साथ, और मैं हर सोल्यूशन में आपके साथ थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट शेयर करूंगा। फिलहाल आप बस इतना ही याद रखना कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अलग क्यों क्या है, बैलेंस शीट तो नॉर्मल है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं। और कंसेप्ट याद रखना कि आप फाइनल अकाउंट क्यों प्रिपेयर कर रहे हो, ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। मैं अगले वीडियोस में आपके साथ सॉल्यूशन के साथ और भी कुछ कंसेप्ट शेयर करूंगा। आप अकाउंट्स अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस करते रहना।